नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। मणिपुर हिंसा के बाद नू हिंसा, सवाल यह उठ रहा है कि सत्ता तंत्र में बैठे सत्ताधीशों के ऊपर जिम्मेवारी कब तय की जाएगी, और इस जिम्मेवारी का अभाव हर जगह पे नजर आ रहा है। जिस डबल इंजन सरकार को लोगों ने माना कि वो उनके लिए समस्याओं का समाधान करेगी, वो डबल इंजन सरकार क्या अब अपनी एक तरह से उपादेयता, अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। मणिपुर के मामले को लें तो मई प्रथम वीक में जो वहां पे घटनाएं घटी, उसको लेके एफआईआर, तमाम तरह की चीजें जुलाई में हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल और परसों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई मणिपुर हिंसा को लेकर, और वहां पे जो आंकड़े आए, वो आंकड़े चौंका देने वाले आंकड़े थे मित्रों। चीफ जस्टिस को कहना पड़ गया कि क्या मई, जून, जुलाई मणिपुर में कोई संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा था, राज्य नामक कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही थी? क्योंकि मई में जो घटनाएं घटी उसकी एफआईआर तो जुलाई में अब दर्ज हो रही है। यानी जब घटना घट रही थी तो वहां पे पुलिस तंत्र का इस तरह से पराभव हुआ था, पुलिस तंत्र इस तरह से बेकार हो गई थी कि वो एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल सा चीज था। और इस मामले पे जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे तो वह चौंका देने वाला था मित्रों। प्रतिनिधि ने परसों, यानी कि जब 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि बताइए कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कल आप इसकी जानकारी दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि 1 महीने का समय मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आप टाइम बाय मत कीजिए। और जो उसके बाद कल जो आंकड़े रखे गए, 6,500 एफआईआर दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य तब लगा कि 6,500 एफआईआर दर्ज हुए और कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? 11। 6,500 एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 अपराधियों की गिरफ्तारी, आरोपियों की, अपराधी तो मैं नहीं कहूंगा, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे स्थिति में सवाल उठता है, एम बीरेन सिंह अपने पद पे कैसे बने हुए हैं? किस तरह से वो मणिपुर में अपने पद पे बने हुए हैं? क्योंकि एम बीरेन सिंह ने एक बड़े टीवी चैनल पर कहा था मित्रों कि अगर जो एक वीडियो वायरल हुआ है वो तो एकलौता वीडियो नहीं है, वो वहां पे 100 से ज्यादा कम से कम ऐसी और घटनाएं घटी। ये सब चीज कहने के बावजूद भी एम बीरेन सिंह अपने पद पे बने हुए हैं। अब आ जाइए नू के घटनाक्रम में। यहाँ पे अनिल भी तमाम तरह के बयानबाजी करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि यात्रा मार्ग पे परिक्रमा करने के लिए एक संगठन ने घोषणा की, उसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी थी? एसएसपी महोदय का कहना है कि 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। जो घटना घटी उसको लेकर आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था, आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, आपके पुलिस तंत्र की तैयारी कैसी थी? क्योंकि नू की घटना केवल नू तक सीमित नहीं रही, वो दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम तक पहुंच गया। गुरुग्राम वो जगह जो एक तरह से उत्तर भारत में उसको साइबर हब का केंद्र माना जाता है, वहां पे अचानक से उपद्रवी आते हैं रात में और एक मस्जिद के ऊपर हमला करके इमाम की हत्या कर देते हैं। और पुलिस सुरक्षा में कम से कम 9-10 पुलिसकर्मी तैनात थे सुरक्षा में। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में, जबकि पुलिस को उम्मीद थी, जब नू की घटना घटी थी पुलिस को लग रहा था कि कहीं इस मस्जिद के ऊपर हमला ना हो जाए, ऐसे स्थिति में वहां पे पुलिस की सुरक्षा तैनात की गई थी। तो पुलिस, अब जो वर्जन आ रहा है वो ये आ रहा है कि उपद्रवियों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए पुलिस जो है कि वहां पे कुछ नहीं कर सकी। तमाम जगह सवाल यही चीज है कि घटना घट कैसे जा रही है, और घटना घट जा रही है तो फिर पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि हमें घटना बरेली का भी हम लोग भूल नहीं सकते, जहां पे बरेली में एक एसएसपी ने केवल आधे घंटे में तनाव को खत्म कर दिया। जो सांप्रदायिक तनाव वहां पे जन्म ले रहा था उसे खत्म कर दिया। एसएसपी प्रभाकर जी की बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए थी इसके लिए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन नहीं, उनको इसके लिए पुरस्कृत नहीं किया गया मित्रों। 4 घंटे के भीतर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि हमारा राज्य व्यवस्था तंत्र इस प्रकार का जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करने में वो पीछे क्यों रह जा रहा है? क्या उनके ट्रांसफर कर देने से आपने बाकी पुलिस अधिकारियों के संकेत नहीं दे दिया, वो हतोत्साहित नहीं होंगे? ये बड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं मित्रों, ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम मणिपुर में जो घटना घटी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम तरह की चीजें कही है वहां पे, वो ये चीज कही है कि वहां पे मई, जून, जुलाई 3 महीने तक संविधान नहीं था, वहां पे पुलिस नहीं था, वहां पे राज्य नहीं था। तो तब तो फिर ये परफेक्ट मामला, ये जस्टिस चंचूड़ के बयान है ये सारे चीज सुनवाई के दौरान में। तो फिर ऐसे स्थिति में
आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान देता है, उसका सबसे बेस्ट उदाहरण था मणिपुर। लेकिन डबल इंजन जिसके नाम से आपसे मांगा जाता है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, केवल डबल इंजन सरकार होने के कारण वहां पे जो है कि यह कार्रवाई एम बीरेन सिंह के ऊपर नहीं हुई। कल्पना कीजिए कि एम बीरेन सिंह की सरकार वहां पे एनडीए की सरकार ना होके, बीजेपी की सरकार ना होके किसी और पार्टी की सरकार होती, तो क्या केंद्र सरकार का रवैया मणिपुर को लेकर यही होता? बिल्कुल नहीं होता ये रवैया। यहां तक ऐसी स्थिति दिख रही है कि डबल इंजन में कहीं न कहीं दोषारोपण जो एक तरह से होता है कि दोषियों को बचाने की एक पूरी व्यवस्था केंद्र से लेकर राज्य तक हो जाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों, बहुत गंभीरता से सुनिएगा इसे। जो पीड़ित महिलाएं हैं मणिपुर की, उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको मणिपुर सरकार पे भरोसा नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसे स्थिति में 6500 FIR दर्ज है, मणिपुर पुलिस उसकी जांच करेगी तो उसके जांच पे भरोसा नहीं है उन्हें। अब किस एजेंसी को आप दे सकते हैं ये जांच आप सीबीआई को दीजिएगा। सीबीआई के ऊपर भी दो सवाल उठ जाते हैं। पहला सवाल है कि वो भी केंद्र की एजेंसी है, क्योंकि केंद्र सरकार की भूमिका से भी लोग संतुष्ट नहीं है, तो अब लोग सीबीआई जांच भी नहीं चाहते वहां के लोग। तो सोचिए कि डबल इंजन में एक ऐसी व्यवस्था आ गई कि जब राज्य सरकार से लोग असंतुष्ट हैं, तो वैसे स्थिति में विकल्प के तौर पे जो सीबीआई होती, उससे भी लोग असंतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी समस्या में है कि इतने बड़े भारी संख्या में हम कैसे इंडिपेंडेंट जांच कराएं इसकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही है कि जिस तरह से राज्य सरकार कोलैप्स की है, राज्य पुलिस वहां पे कोलैप्स हुई है पूरे मामले में, 6500 जांच जो है कि वो सीबीआई भी कैसे कर सकेगी 6500 FIR के ऊपर। सीबीआई को भी अगर दिया जाएगा तो ऐसा ना हो कि सीबीआई का ढांचा भी जो है कि चरमरा जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत टेंशन में है, चिंता में है इस पूरे डबल इंजन के व्यवस्था के कारण मित्रों, कि आप अगर यही दोनों जगह अलग अलग सरकारें होती तो हमारे सिस्टम काम कर रहे होते। लेकिन दोनों जगह चूंकि एक ही प्रकार की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए उसमें केंद्र भी कोई दखल नहीं कर रहा, राज्य सरकार अपने जगह पे गड़बड़ है। एम बीरेन सिंह आज भी मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। आप लोगों को वो ध्यान है कि किस तरह से एम बीरेन सिंह ने, वो क्या इतने कमजोर मुख्यमंत्री है? मुझे तो यह आश्चर्य लगता है। एम बीरेन सिंह ने एक इस्तीफा लिखा था और उनके समर्थकों ने, महिला समर्थकों ने उस इस्तीफे को फाड़ दिया। आप कैसे कमजोर मुख्यमंत्री का आपका इस्तीफा भी, आपके पास इस्तीफा का लेटर भी सुरक्षित नहीं होता? या तो आप बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हैं, या तो फिर ये नाटक और नौटंकी थी। उसी प्रकार की स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि नूह के मामले में है। यहाँ पे सीधे सीधे पुलिस प्रशासन का मामला, राज्य सरकार का पूरा फेलियर नजर आ रहा है। हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अभी जबकि सोमवार को नूह की हिंसा हुई है, एक तनाव की स्थिति मौजूद है, यहाँ पे पूरा प्रयास होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम तमाम जो भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग किस प्रकार से मिलजुल कर रहे हैं, उनके बीच में आपसी सद्भावना कैसे बने, इस तनाव को आगे ना बढ़ाया जा सके। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग अलग अलग जगहों पे, दिल्ली NCR के अलग अलग जगहों पे उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उस धरना प्रदर्शन को अनुमति कैसे मिल जा रही है? ये कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। उन धरना प्रदर्शन के बाद कुछ और तनाव अगर बढ़ जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ पे मैं सीधे देख पा रहा हूं, ना तो मणिपुर में सही से जिम्मेवारी तय की गई थी, ना नूह के मामले में वो जिम्मेदारी तय होते दिख रही है। नूह के मामले में अगर मैं देखूं तो जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है। अरे भाई, बहुत बड़ी साजिश थी, साजिश रोकने का काम किसका था? आप गृह मंत्री हैं। वहां के मुख्यमंत्री खट्टर जी का क्या काम था? वो साजिश रोकने के लिए फिर कौन आएगा? कोई अमेरिका के राष्ट्रपति तो आएंगे नहीं साजिश रोकने के लिए। भाई एक तरह से राज्य सरकार का काम है। दूसरी देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है। तो कंफ्यूजन में तो सत्तारूढ़ पार्टी खुद है, कोई कह रहा है साजिश है, कोई कह रहा है साजिश नहीं है। इन मामलों को लेके गहराई से जांच होनी चाहिए और हमारा एक्शन प्लान किस तरह का हो। अगर मित्रों, बहुत गंभीर वाक्य है कि अगर कोई अधिकारी आधे घंटे में तनाव को खत्म कर देता है, उसे आप पुरस्कृत नहीं करेंगे और उसे आप ट्रांसफर कर देंगे, जो बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आप अपने नौकरशाही को, अपने अधिकारियों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं ऐसी चीजों को लेकर। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे लिया होगा। बाकी उसको देख के फिर हरियाणा में अधिकारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे होंगे, ये चीज सोचने का विषय वस्तु है। अच्छे कार्य देखिए राज्य शासन की मित्रों, राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार, उनकी जिम्मेवारी होती है कि जो अच्छे काम करे कोई अधिकारी, उन्हें पुरस्कृत किया जाए, और जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनके साथ कठोरता से निपटा जाए।
न्याय का यही तकाजा होता है और इसी न्याय के तंत्र के माध्यम से हम इस प्रकार के तनाव को हम हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से एक चीज़ कही मणिपुर के मामले पे कि जब वहाँ पे हम लोग न्याय करेंगे तो न्याय की स्थिति पूरी ऐसी होनी चाहिए। वहाँ पे भी चूंकि दो समूहों के बीच में कहीं कहीं जो है कि कुकी और मैतेई समूह के बीच में जो है कि तनाव की स्थिति थी, लेकिन एक एक घटनाक्रम के ऊपर केवल इस दृष्टि से विचार किया जाए कि वो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धार्मिक समूह से वो संबद्ध हो, किसी भी वो निर्जाति समूह से संबद्ध हो, उसको उस आधार पर नहीं देखा जाएगा। अपराधी अपराधी है। जब तक राज्य सत्ता इसी विचार के आधार पर नहीं चलेगी तो फिर आप जो है कि तनाव खत्म कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षण दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर सांप्रदायिक तनाव गुरुग्राम जैसे जगह तक आ रहा है, आपने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम लिख तो दिया, गुरुग्राम सुनने में कितना प्यारा लगता है, लेकिन जब ये हम लोगों का मन सुनता है कि गुरुग्राम में पुलिस सुरक्षा के बीच में एक धार्मिक संस्थान पे उपद्रवी आते हैं, हमला कर देते हैं और गोली चला के वहाँ पे धार्मिक संस्थान की हत्या, वहाँ पे एक हत्या हो जाती है वहाँ पे, तो ये दुख का विषय होता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इतना प्रयास करती है विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कि वहाँ से लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने विदेशी इन्वेस्टर्स को क्या संकेत देना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा विश्वगुरु है जहाँ पे कि गुरुग्राम जैसे पवित्र जगह, जो इतना पवित्र नाम है गुरु का ग्राम, जहाँ पे गुरु निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में तो गुरु को एक तरह से ईश्वर से भी ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। तो अगर उस नाम के आधार पर पवित्रता देखें तो कैसी पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का निष्पादन किस रूप में हुआ है? पुलिस तो उपस्थिति में घटना घट जा रही है। तो ये बहुत सोचने के लिए व्यवस्था करती है। और मैं कह रहा हूँ हमारी केंद्र सरकार प्रयास करती है, अलग अलग मीटिंग्स होता है उसके लिए, विदेशी निवेशकों को बुलाने के लिए राज्य सरकार प्रयास करती है। अगर ये घटनाएं इस रूप में हुई, आप सांप्रदायिक तनाव को समय के साथ पहले अगर सॉल्व नहीं कर देते हैं तो फिर उस स्थिति में निवेशक क्यों आएगा निवेश करने के लिए? उत्तर भारत में तो इस प्रकार के तनाव पैदा होते हैं, अचानक से उसके इस प्रकार के दंगों में कोई भी जो है कि चपेट में आ जाते हैं। दूसरा चीज सबको फिर यह संकट हुआ कि हर आदमी डरा डरा हुआ इस समाज में जीवन व्यतीत करे, और बाकी जो शेष बचे हुए जो व्यक्ति हैं, जो कुछ लोग अभी संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में, एमएनसीज में, वो मौके भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल समझने वाली चीज है। आपकी आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी अगर ये स्थितियां कंट्रोल में ना हुई तो। गुरुग्राम कोई दिल्ली एनसीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जगह है। अगर वहां पे हिंसा की आंच आ सकती है, जिस तरह हम लोगों ने देखा दिल्ली के भीतर हिंसा की आंच को आते हुए देखा हम लोगों ने, ये स्थितियां किसी भी रूप में न्यू इंडिया इसे कैसे स्वीकार करेगा? और इन स्थितियों को रोकने के लिए जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो नू हो, आपको जो बैठे हुए सत्ता के जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी, और उनकी जिम्मेवारी तय करते हुए उनसे इस्तीफा भी लेना होगा। अगर नहीं आप लोगों से शासन सत्ता संभल रहा है, दे दीजिए इस्तीफा, लेकिन लोगों के जीवन को इस प्रकार से संकट में बना के मत रखिए। आज तो लोगों का जीवन संकट में है, कल जब ये कंपनियां नहीं होंगी, बड़ी बड़ी एमएनसीज की, दूसरे निवेशक नहीं होंगे, उस जगह का नाम बदनाम होगा, कोई और कंपनी वहां पे निवेश करने के लिए क्यों आएगी? जब निवेश करने के लिए नहीं आएगी, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ेंगी, तो फिर बेरोजगारी का क्या दंश इस पूरे समाज को झेलना पड़ेगा? वो कुछ गंभीर मामले हैं मित्रों, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इसलिए इसके लिए आवश्यक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से अगर इस्तीफा लिया गया होता तो एक संकेत जाता डबल इंजन के पूरी व्यवस्था में कि हाँ, डबल इंजन में जिम्मेदारी तय की जाती है। केंद्र सरकार आगे बढ़ के कहती है कि हाँ, राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही, जिम्मेदारी तय की जाती है, लेकिन वो जिम्मेदारी मणिपुर में तय नहीं हुई। कम से कम वहां तो तय नहीं हुई, अब सुप्रीम कोर्ट वहां पे जिम्मेदारी तय करने के लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तब सीधे सीधे बुला लिया है डीजीपी को मणिपुर के मामले पे। अगले सोमवार को मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और उसमें डीजीपी को बताना पड़ेगा। उनको पूरा एक फॉर्मेट दे दिया गया स्कूल टीचर के रूप में, बिल्कुल, कि आपको लिख के बताना है केसेस कब दर्ज हुए, घटना कब हुई, केस किस तारीख को दर्ज हुआ, 0 FIR कब हुआ, FIR कब हुआ, 164 के तहत आपने जो है कि बयान कब लिए, गिरफ्तारी कब हुई, ये सारे चीजों की जानकारी उन्हें आके डीजीपी को देनी पड़ेगी अगले सोमवार को आके। तो वहां तो जिम्मेवारी तय हो रही, लेकिन समय रहते ही अगर हरियाणा के मामले में भी जिम्मेदारी तय कर दी जाए तो ये सबसे बेस्ट चीज होगा। आप आखिर कौन था वहां पे, पुलिस के कौन लोग तैनात थे, कौन वहां पे पुलिस कप्तान थे? क्योंकि देखिए वहां पे नू में जो है कि जो एसएसपी है वो वहां पे वो पद खाली था,
इसलिए पलवल के एसएसपी को जो है कि ड्यूटी दी गई थी। वो सोचिए कि उन्होंने जो भी चीज़ किया, पुलिस की उपस्थिति कहाँ पे रही, ये तमाम चीज़ें देखिए वो सवालों के घेरे में है। पुलिस प्रशासन और आपकी खुफिया एजेंसी, उससे संबंधित लोगों से आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, और अगर वो उनके सवालों के उत्तर सही ना हो तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। यही एक रास्ता है न्यू इंडिया को बदनामी के दौर से बचाने के लिए। धन्यवाद।